360 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने के बाद मुस्तकबिल की नौकरियां कैसे मुतासिर होंगी। हम ऐसी मुलाजमतों को देख रहे हैं जो इसलिए ख़त्म हो जाती हैं क्योंकि उनके लिए कोई तरबियत नहीं ले रहा। और किस किस शोबे में नई नौकरियां सामने आएंगी, बात करेंगे आज के शो में। वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुश आमदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं असदुल्लाह खालिद। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मसनूई ज़हानत की इस्तिलाह आजकल हमें कुछ ज़्यादा सुनने में मिलती है क्योंकि अब शायद इसका इस्तेमाल आम जिंदगी में मुतारिफ हो रहा है, लेकिन इस टेक्नोलॉजी पर काम तो दहाइयों से जारी है। इस वक्त इंसानी ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों में मसनूई ज़हानत के इस्तेमाल में तेज़ी भी आ रही है। सेहत आमा का शोबा हो या ज़रई अजनास की पैदावार, मसनूई ज़हानत हर शोबे में शामिल हो रही है। लेकिन साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरक्की बहुत से लोगों को फिक्रमंद भी कर रही है। चंद माह पहले अमेरिका में प्यू रिसर्च की तरफ से होने वाले एक सर्वे के मुताबिक 52% अमरीकियों को खदशा है कि इससे उनकी ज़िंदगियां तब्दील हो जाएंगी, जबकि सिर्फ 10% अमरीकी ऐसे हैं जिन्हें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने की खुशी है। लेकिन अगर हम आगाही की बात करें तो इसी सर्वे के मुताबिक 90% अमरीकियों को इस बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं है। ये तो यकीनी है कि मुस्तकबिल में मसनूई ज़हानत के इस्तेमाल में इजाफे से ज़िंदगियाँ तब्दील होंगी। और जहाँ तक नौकरियों का सवाल है, गोल्डमैन सैक्स की एक हालिया रिपोर्ट के मुताबिक आने वाले सालों में मसनूई ज़हानत 30 करोड़ नौकरियों का खात्मा कर देगी। लेकिन कुछ माहिरीन समझते हैं कि इससे बहुत सी नई मुलाजमतें भी पैदा होंगी। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि मुस्तकबिल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से दुनिया में जॉब मार्केट की क्या शक्ल बनेगी। व्यूअर उर्दू अब व्हाट्सएप पर भी मौजूद है। स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन करके आप हमारे व्हाट्सएप चैनल पर ताज़ा तरीन खबरें, तजज़िये, तबसरे और दिलचस्प वीडियोज़ के लिए हमें फॉलो कर सकते हैं। एक ताज़ा तरीन डेवलपमेंट पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर से शामिल करते हैं और फिर प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में महंगाई के ख़िलाफ़ एहतजाज करने वाली अवामी एक्शन कमेटी ने आज एहतजाज और मुज़ाहरे ख़त्म करने का ऐलान कर दिया है। अवामी एक्शन कमेटी गुज़िश्ता कई रोज़ से पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में बिजली की कीमतों में कमी और आटे पर सब्सिडी के लिए एहतजाज कर रही थी। ये एहतजाज का सिलसिला पिछले साल शुरू हुआ था और अब मुज़ाहरे दोबारा हुए। इस एहतजाज में एक पुलिस अफसर समेत 4 अफराद हलाक भी हुए। इस पुरतशद्दुद एहतजाज के बाद पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक ने गुज़िश्ता रोज़ बिजली और आटे पर सब्सिडी देने का ऐलान किया था। हुकूमत ने अवामी एहतजाज के बाद आटे की कीमतों में फ़ी मन 1100 रुपये की कमी करके आटे की कीमत 2000 रुपये कर दी है, जबकि बिजली की कीमत 3 रुपये से 6 रुपये फ़ी यूनिट मुकर्रर की गई है। वॉइस ऑफ अमेरिका के आसिम अली राना पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में होने वाले इस एहतजाज को कवर कर रहे हैं। उनसे इस बारे में मज़ीद बात करते हैं। आसिम, क्या मुकम्मल तौर पर हुकूमत और मुजाहिरीन में मामला तय पा गए हैं? जी बिल्कुल असद, इस वक्त जो सूरत हाल है वो मुकम्मल तौर पर पुरअमन हो चुकी है। जो यहाँ पर एहतजाज लगातार जारी था पिछले कई दिनों से, अब उसकी शिद्दत जो है वो ख़त्म हो चुकी है। अब पूरे जो यहाँ पर पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों से लोग मुज़फ़्फ़राबाद पहुँचे थे, वो वापस अपने इलाकों की तरफ रवाना हो गए हैं। आज जो है यहाँ पर खुर्शीद हसन स्टेडियम जो यहाँ पे मुज़फ़्फ़राबाद में है, यहाँ पर 2 अफराद की नमाज जनाजा जो है अदा की गई, जिसमें हज़ारों की तादाद में लोगों ने शिरकत की और उसके बाद जो था वो ये पुरअमन तौर पर मुंतशिर हो गए। तो यहाँ पर अवामी एक्शन कमेटी के जो मुख्तलिफ लोग थे उनसे हमारी बातचीत हुई, तो उन्होंने कहा कि ये बहुत खुशाइद बात है कि हुकूमत ने, बिलखुसूस हुकूमत पाकिस्तान ने जो हमारे मुतालबात थे उसको तस्लीम कर लिया। खास तौर पर जो गंदम के हवाले से जो सब्सिडी दी जानी थी और इसके साथ साथ जो बिजली की कीमतें थी उसके ऊपर फौरी तौर पर रिलीफ दिया गया। इसके साथ साथ जो यहाँ पर मुख्तलिफ अशराफिया जो मुख्तलिफ ब्यूरोक्रेसी के ऊपर उनको मराहत दी गई हैं, उस हवाले से भी एक खुसूसी जो कमीशन वो कायम कर दिया गया। तो उनका कहना था कि हमें इम्कान है कि बहुत जल्द इसमें भी बेशर्त होगी। इसके साथ साथ उनका ये कहना था कि गुज़िश्ता रोज जो 3 अफराद हलाक हुए हैं वहाँ पर उनके हवाले से भी जुडिशल कमीशन तश्कील दिया जाए और इस बारे में मुकम्मल तौर पर तहकीकात की जाए। ये वाक़या किस तरह से पेश आया, पुलिस एहलकार किस तरह से हलाक हुआ और कई दिन से जब ये वहाँ पे पुरअमन एहतजाज का सिलसिला जारी था तो ये पुरतशद्दुद क्यों हुआ, किस वजह से यहाँ पर पाकिस्तान रेंजर्स को जो है यहाँ पे भिजवाया गया, इसकी कतई कोई ज़रूरत नहीं थी। यहाँ की पुलिस जो थी वो तमाम मामलात को हैंडल कर रही थी, लेकिन जो यहाँ पर जिस वक्त रेंजर्स पहुंचे तो उसके बाद यहाँ पर लोग उसके ऊपर मुश्तिल हुए और उन्होंने उसको इस चीज़ से ताबीर किया कि वहाँ पर रेंजर्स जो है वहाँ पर उनके ऊपर तशद्दुद करने के लिए या किसी और कार्रवाई के लिए आ रही है। सो बेसिकली जो आप कह रहे हैं कि प्रोवोकिंग एलिमेंट्स जो हैं उनको इस वक्त जो है इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। आसिम, इस्लामाबाद और मुजफ्फराबाद क्या एक ही पेज पर हैं? क्या सिक्योरिटी फोर्सेस की जो नफरी तैनात की गई थी वो भी वापस चली गई है या जा रही है इस एहतजाज के ख़त्म होने के बाद?
जी बिल्कुल, जो रेंजर्स थी वो वहाँ पर उसको गुज़िश्ता रात जब ये तमाम मामलात हुए तो उसको रेंजर्स को वापस बुलवा लिया गया था। इसके अलावा यहाँ पर एसपी जो थी फ्रंटियर कांस्टेबलरी उसको यहाँ पर भिजवाया गया था, उनको भी विथड्रॉ कर लिया गया है और इस वक़्त सिर्फ़ जो वहाँ पर आज़ाद जम्मू कश्मीर की जो पुलिस है, जो यहाँ पे पाकिस्तान के ज़ेर-ए-इंतज़ाम कश्मीर थी, सिर्फ़ वो यहाँ पर इस वक़्त सिक्योरिटी की सराइश पर अंजाम दे रही है। बाकी यहाँ पर अभी बाकी जितने भी इदारे थे, उनको वापस बुलवा लिया गया है। बहुत शुक्रिया आसिम, आप हमें अपडेट कर रहे थे पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर से। इस वक्त जो एहतजाज का सिलसिला था वो आपने बताया ख़त्म हो गया है। देखते हैं कि किस तरह से स्टोरी आगे बढ़ती है, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। और अब वापस आते हैं आज के अपने मौजू यानी मसनूई ज़हानत के इंसानी ज़िंदगियों और ख़ास तौर पर जॉब मार्केट में किरदार पर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में चैट जीपीटी जैसी तख्लीकी या जनरेटिव मसनूई ज़हानत की टेक्नोलॉजीज़ तेज़ी से मकबूल हो रही हैं और जॉब मार्केट के मुस्तकबिल को भी तब्दील कर रही हैं। एक तरफ मसनूई ज़हानत के किरदार की वजह से कुछ लोग बड़े पैमाने पर बेरोज़गारी बढ़ने के ख़दशे का इजहार कर रहे हैं, जबकि दूसरी जानिब ऐसे लोग भी हैं जो इंसान और मसनूई ज़हानत के दरमियान ताउन का मुस्तकबिल रोशन देखते हैं। एक सदी से ज़्यादा अरसे से ऑटोमेशन यानी खुदकार टेक्नोलॉजीज़ दुनिया भर में मुलाजमीन को मुतासिर कर रही हैं, नई मुलाजमतें पैदा करके भी और उन्हें ख़त्म करके भी। माहिरीन अब कोशिश कर रहे हैं कि वक्त से पहले अंदाज़ा लगा सकें कि किस तरह तख्लीकी मसनूई ज़हानत या जन AI हमारे काम करने के तरीक़े को बदल देगी। ब्रुकिंग्स इंस्टीट्यूट से मुंसलिक संजय पटनायक का कहना है कि जनरेटिव AI उन शोबों में दाखिल हो रही है जो कभी मुकम्मल तौर पर इंसानों पर इन्हिसार करते थे। शुरू में जो मुलाजमीन सबसे ज़्यादा ख़तरे में हैं वो बुनियादी सतह की हैं। मार्केटिंग के तहकीकी तजिया कार, मुआवन रिसर्चर्स, मालियाती तजिया कार, वो काम जिनको निस्बतन बआसानी खुदकार तरीके से किया जा सकता है, जिनमें मुसलसल दोहराने वाला काम हो। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रोबोटिक्स से मुंसलिक सुजैन बीलर जैसे माहिरीन का ख्याल है कि तरबियत याफ्ता अफराद की कमी का मसला भी है, लेकिन तनकीद मसनूई ज़हानत पर की जाती है। हम ऐसी मुलाजमतों को देख रहे हैं जो इसलिए ख़त्म हो जाती हैं क्योंकि उनके लिए कोई तरबियत नहीं ले रहा। इसके लिए एक अच्छी मिसाल वेल्डिंग की है। लिहाजा हम इस मसले पर काबू पाने के लिए रोबोटिक हल इस्तेमाल करते हुए वेल्डिंग के तमाम कामों को अंजाम देते हैं। इंस्टीट्यूट फॉर द फ्यूचर ऑफ वर्क की एबिगेल गिलबर्ट का कहना है कि कुछ काम ऐसे हैं जो मसनूई ज़हानत बिल्कुल नहीं कर सकती। अब भी कारोबारों के अंदर कम्युनिकेशन, तनकीदी सोच और क़यादत की एक मजबूत मांग और मुस्तकिल मुतालबा है। लिहाजा इस किस्म की सलाहियतें जो आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज़ के मज़ामीन से हासिल की जाती हैं वो लेबर मार्केट के लिए इंतहाई अहम हैं। नायग्रा यूनिवर्सिटी के शॉन डेली समझते हैं कि मसनूई ज़हानत तो कहीं नहीं जाने वाली। मुलाजमत में रहने का एक तरीका इसका माहिर बनना है। जो लोग मशीन को समझते हैं उनकी सलाहियतें बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। उनमें से कुछ मवाद तख्लीक करने वाले होंगे जो तहरीर, तस्वीर, वीडियो और प्रोग्राम जनरेटर्स की मदद से मुनफरिद मवाद बना सकेंगे। इस मकसद के लिए व्हाइट हाउस ने अगले साल तक सरकारी मुलाजमतों में मसनूई ज़हानत के माहिरीन की तादाद 500 अफराद तक बढ़ाने के अपने मंसूबों का ऐलान किया है। मैक्सिम एडम्स की रिपोर्ट के साथ फाइज़ा बुखारी, वॉइस ऑफ अमेरिका। मसनूई ज़हानत ने 20वीं सदी में अपने आगाज़ के बाद से एक तवील सफ़र तय किया है। ये सब उस ख्याल से शुरू हुआ कि मशीनों को ऐसे काम करने के लिए प्रोग्राम किया जा सकता है जिनके लिए आम तौर पर इंसानी ज़हानत की ज़रूरत होती है। मसनूई ज़हानत की तारीख़ क्या है, आइए जानते हैं अब्दुल अजीज़ खान की इस रिपोर्ट में। 1950 साइंस फिक्शन राइटर आइजैक एसिमोव ने अपनी मशहूर नॉवल आई रोबोट लिखी, जिस पर बाद में फिल्म भी बनाई गई। इसी साल मैथमेटिशियन एलन ट्यूरिंग ने अपना मशहूर ट्यूरिंग टेस्ट भी मुतारिफ करवाया। ये टेस्ट मशीनों की ज़हानत का एक टेस्ट था। 1956 डार्टमाउथ कॉन्फ्रेंस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का लफ्ज पहली बार इस्तेमाल हुआ। 1968 साइंस फिक्शन के मुसन्निफ आर्थर सी क्लार्क ने अपना मशहूर नॉवल 2001 अ स्पेस ऑडिसी लिखा। इसमें HAL 9000 नामी एक कंप्यूटर जिंदा होकर तबाही फैलाता है। 1978 बैटल स्टार गैलेक्टिका की पहली सीरीज शुरू हुई। इसमें इंसानों का मुकाबला साइक्लोन नामी रोबोट्स की एक नस्ल से था। 1984 टर्मिनेटर रिलीज हुई। इसमें स्काईनेट नामी कंप्यूटर इतना ज़हीन हो गया कि उसने मशीनों की इंसानों से एक आलमी जंग शुरू करवा दी। 1997 चेस के मशहूर आलमी चैंपियन गैरी कैस्परोव को IBM के डीप ब्लू नामी कंप्यूटर ने शिकस्त दे दी। इसी साल स्टार ट्रेक की नेक्स्ट जनरेशन में
لیفٹیننٹ کمانڈر ڈیٹا نامی ایک ایسا روبوٹ دکھایا گیا جس میں عقل پیدا ہو چکی تھی۔ 2005 ایک روبوٹک وہیکل نے صحرا میں 131 میل کا فاصلہ طے کر کے ڈارپا گرینڈ چیلنج جیت لیا۔ 2011 آئی بی ایم کے واٹسن نامی کمپیوٹر نے جیپٹی نامی گیم شو میں انسانوں کو شکست دے دی۔ اسی سال ایپل نے اپنے سیل فون میں سری نامی ورچوئل اسسٹنٹ متعارف کروا دیا۔ 2014 یوجین گوسمن نامی چیٹ باٹ نے ٹیورنگ ٹیسٹ جیت لیا اور اسی سال ایک نئے ٹیورنگ ٹیسٹ کی تشکیل کا بھی مطالبہ ہوا۔ 2022 اوپن اے آئی نامی کمپنی نے چیٹ جی پی ٹی لانچ کر دیا۔ انسانوں کے انداز میں بات کرنے والا یہ پروگرام نہ صرف سوالوں کے جواب دیتا ہے بلکہ کہانیاں اور مضامین بھی لکھ سکتا ہے۔ وائس آف امریکہ کے عبدالعزیز خان اس حوالے سے کافی تحقیق کر چکے ہیں، اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ مصنوعی ذہانت کا استعمال بڑھنے سے کتنی نئی نوکریاں نکلیں گی اور کتنے پروفیشنز ختم ہوں گے۔ عزیز بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ کون سے شعبے سب سے زیادہ متاثر ہوں گے اور کس کس شعبے میں ہم اس کا اثر دیکھ رہے ہیں؟ جی اسد، جو نوکریاں ایسی ہیں جس میں کہ ایک فیصلے کو بار بار آپ نے ریپیٹ کرنا ہوتا ہے، ریپیٹیٹو ڈیسیژن میکنگ، وہ زیادہ خطرے میں ہے۔ اور اس کی اولین مثال جو ہے وہ جیسے ٹیلی مارکیٹرز ہیں اور کال سینٹرز کے ذریعے یہ وہ ملازمتیں ہیں جو پاکستان جیسے ممالک میں منتقل کر دی جاتی ہیں، لیکن جو فون کالز کی جا رہی ہوتی ہیں وہ ایک ہی قسم کی فون کال آپ کو کئی لوگوں کے ساتھ کرنی ہوتی ہے۔ تو یہ ایک ایسا کام ہے جو اے آئی بہت آسانی سے کر سکتی ہے۔ اسی طرح سے جیسے ٹرانسلیشن کی انڈسٹری ہے کہ ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہے لوگوں کی جو ساری دنیا میں ٹرانسلیشنز کر رہی ہے، اور یہ ساری کی ساری ملازمتیں اگر کمپیوٹرز ٹیک اوور کر لیتے ہیں تو اس سے جو ہے ایک سرٹن ویو آف ان امپلائمنٹ کریٹ ہو جاتی ہے۔ اور پھر آپ اس طرح سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جب ہم امریکہ کے اندر جاتے ہیں کسی گروسری سٹور میں تو جو ریٹیل سٹاف ہوتا ہے آپ ان سے پوچھتے ہیں کہ جی ہمیں جو ہے وہ ماؤتھ واش چاہیے، تو وہ کہتے ہیں ٹھہریے، وہ کال کرتے ہیں، ایک دوسرے کو کال کرتا ہے، تیسرے کو کال کرتا ہے۔ تو اس میں ریٹیل سٹاف کی جگہ اگر ہمارے پاس جو ہے وہ ورچوئل اسسٹنٹس ہوں تو وہ ورچوئل اسسٹنٹس جو ہیں وہ بہت آسانی سے گائیڈ کر سکتے ہیں کسٹمرس کو، and they can track like millions of products right down to serial numbers۔ تو اسی طرح سے کیشیئرز، لائبریرینز، اکاؤنٹنٹس اور یہ ساری کی ساری نوکریاں ایسی ہیں جو کہ اے آئی ٹیک اوور کی حوالے سے کافی vulnerable سمجھی جاتی ہیں۔ تو جو ہم جن شعبوں کو دیکھ رہے ہیں کہ جن میں نوکریاں سب سے زیادہ ختم ہوں گی وہ تو آپ نے بتائیں، اور جو خاص طور پہ ایسی ڈیولپمنٹس، اب چیٹ جی پی ٹی 4.0 بھی ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کل سے اس پہ بھی ایک بز نکلی ہے، اس پہ بھی بات ہو رہی ہے، اس سے کیا چینج آئے گی؟ دیکھیں بنیادی طور پہ اے آئی کا اگر آپ ڈائریکشن دیکھیں تو ایسا ہو رہا ہے، مطلب جس جانب ہم جا رہے ہیں وہاں پہ یہ ہے کہ دنیا کی جو نوکریاں ہیں اگر ہم انہیں 3 حصوں میں تقسیم کر لیں، اس میں ایک تو وہ والی جابز ہیں جو کہ مینول لیبر ڈیمانڈ کرتی ہیں، اور اس وقت جتنے بھی چینجز آ رہے ہیں یہ ان کو اس حد تک خطرے میں نہیں ڈال رہی، اور اس کے اندر جو ہے وہ ایسے جیسے فوڈ پریپریشن والی جابز ہیں یا جنریٹر والی جابز ہیں یا میکینک والی جابز ہیں۔ دوسری وہ والی نوکری ہے جو اوریجنل تھاٹ مانگتی ہے، ایک اوریجنل کریٹو ڈیسیژن میکنگ مانگتی ہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ آپ کی گرافکس ٹیم آ جاتی ہے یا کریٹو لوگ آ جاتے ہیں، یہ اس سے زیادہ ولنریبل ہیں۔ اور لاسٹلی جو سب سے زیادہ ولنریبل نوکریاں ہیں وہ والی ہیں جن کا کہ ابھی میں نے تذکرہ کیا کہ اس میں ایک ہی قسم کے فیصلے آپ کو بار بار کرنے ہوتے ہیں۔ اس کے اندر جو ہے وہ ایڈمنسٹریٹو سٹاف ہے اور مینجمنٹ سٹاف ہے۔ تو جیسے جیسے یہ ٹیکنالوجی جو ہے یہ اپ گریڈ ہوتی جا رہی ہے، اس کی جو ایلیمنیشن ہے وہ بھی یہ سیکوینس فالو کرتی جا رہی ہے۔ اور ایک امپورٹنٹ بات یہاں پہ یہ ہے کہ یہ جینڈر نیوٹرل نہیں ہے، یعنی اگر آپ یہی پروگریشن کی جانب دیکھیں جس کا کہ آپ نے اشارہ کیا، تو اس میں خواتین جو جابز کر رہی ہیں ان کو زیادہ خطرہ ہے بنسبت مردوں کے حوالے سے۔ تو مطلب ایک ایسی نئی ویو آف ان امپلائمنٹ کی طرف ہم دیکھ رہے ہیں جو خواتین کو زیادہ متاثر کرے گی۔ بہت بہت شکریہ عبدالعزیز، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے اور خاص طور پہ بتا رہے تھے کہ اس حوالے سے کیا ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں دنیا میں۔ بہت شکریہ آپ کا۔ ایک طرف تو مصنوعی ذہانت سے دنیا میں بہت سی نوکریاں ختم ہو رہی ہیں، لیکن دوسری طرف اس سے ایسی نوکریاں پیدا بھی ہو رہی ہیں جو اس سے پہلے شاید کسی نے سنی بھی نہیں تھی۔ عبدالعزیز خان نے اس حوالے سے ایک رپورٹ بنائی، لیٹس ہیو اے لک ایٹ دیٹ۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس یہ جہاں پرانی نوکریاں ختم کر رہی ہے،
वहाँ रोजगार के नए मौके भी पैदा करती जा रही है। जो नई नौकरियां AI पैदा करने वाली है उनमें शामिल हैं AI ट्रेनर एंड ऑपरेटर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को मुख्तलिफ काम सिखाने के लिए इंसानी ट्रेनर्स की ज़रूरत होगी। ये ना सिर्फ AI की नए कामों के लिए तरबियत करेंगे बल्कि उसकी कारकर्दगी को भी मुसलसल बेहतर करने में मसरूफ़ रहेंगे। AI एथिसिस्ट, क्या मसनूई ज़हानत इंसानी इक़दार और अखलाकियात को सामने रखते हुए फैसले कर सकती है? AI एथिसिस्ट का काम इस बात की निगरानी करना होगा कि AI की सेल्फ जनरेटेड वैल्यूज़ हमारे इंसानी इक़दार से तजावुज़ ना करें। AI पर्सनैलिटी डिज़ाइनर, इंसानों के दरमियान काम करने के लिए AI के पास सिर्फ फैसले करने की सलाहियत ही नहीं बल्कि इसकी एक शख्सियत होना भी ज़रूरी है। AI पर्सनैलिटी डिज़ाइनर का काम AI को उसके रोल के मुताबिक मखसूस शख्सियत अता करना होगा। मुख्तलिफ शोबों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कैसे मुतारफ़ करवाया जाए, इसके लिए कंपनियों को ज़रूरत पड़ेगी AI इंटीग्रेशन स्पेशलिस्ट की। ये मुख्तलिफ कंपनियों के वर्क फ्लो को समझेंगे और उसके बाद जिम्मेदारियों को इंसानों से लेकर AI तक मुंतकिल करने में मदद फराहम करेंगे। तो ये हैं वो तब्दीलियां जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मसनूई ज़हानत इस दुनिया में ला रही है। तकरीबन 1.5 साल पहले जब टेक्नोलॉजी कंपनी OpenAI ने मसनूई ज़हानत पर मबनी ChatGPT लॉन्च किया तो दुनिया भर में सभी बड़ी कंपनियों और मुल्कों की तवज्जो इस शोबे की तरफ हुई। माइक्रोसॉफ्ट ने फौरी तौर पर OpenAI में $10 अरब की सरमायाकारी कर दी, जिसके बाद टेक्नोलॉजी के शोबे की दूसरी बड़ी कंपनियों ने भी मसनूई ज़हानत के शोबे में फौरी सरमायाकारी बढ़ाने के ऐलानात किए। गोल्डमैन सैक्स के डेटा के मुताबिक गुज़िश्ता 1.5 साल में टेक्नोलॉजी कंपनियों और ममालिक की तरफ से इस शोबे में $100 अरब के लगभग सरमायाकारी हो चुकी है, जिसमें अमेरिका और चीन सबसे ज़्यादा सरमायाकारी करने वाले ममालिक हैं, जबकि गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा, अमेज़ॉन और टेस्ला सबसे ज़्यादा सरमायाकारी करने वाली कंपनीज़ हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने से मीडिया के शोबे पर भी असर पड़ रहा है। आने वाले दिनों में मीडिया की शक्ल क्या बनेगी, इस बारे में बात करते हैं टॉसन यूनिवर्सिटी के शोबा मास कम्युनिकेशन से मुंसलिक असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर राउफ आरिफ, जो इस वक्त हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर राउफ आपका। सबसे पहले तो ये बताइए कि क्या क्या तब्दीलियाँ मीडिया में आने वाली हैं मेरे अलावा। आपके साथ ही शुरू करते हैं असद। नो, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है असद, क्योंकि जितनी भी रूटीन टास्क्स हैं जो हम परफॉर्म करते हैं एवरी सिंगल डे इन मीडिया, वो सारे के सारे तब्दील होना शुरू हो जाएंगे। जैसे बुक कीपिंग और जो स्केजुअलिंग है ख़ास तौर पे, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम देयर, ये सारे के सारे AI टेक केयर करना शुरू कर देगा। बट एट द सेम टाइम असर 2023 में जस्ट लास्ट ईयर चंद एक न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन सच एज़ इंडिया में ओडिशा चैनल हैं, उन्होंने लीसा के नाम से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक न्यूज़ एंकर इंट्रोड्यूस किया। अब देखें, नाम थोड़ा सा इंग्लिश है, लेकिन उसने साड़ी पहनी हुई है और एक्सेंट इंडियन है। तो आप देखें, एक वेस्टर्न कॉन्सेप्ट को उन्होंने उसके साथ एक नॉन वेस्टर्न के साथ मर्ज किया और वो बड़ी सक्सेसफुल तरीके के साथ प्रेजेंटेशन की जॉब्स जो हैं वो भी खतरे में हों। जो ChatGPT 4.0 आया है अभी, वो क्या है? सो ChatGPT 4.0, इससे पहले मैं आपको बताऊं कि टेक्स्ट, हम जितना भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से वरिड थे, इसकी टेक्स्ट कैपेबिलिटी से वरिड थे। फॉर एग्जांपल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो टेक्स्ट को प्रोसेस करने की कैपेबिलिटी थी, वो मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ वर्ड्स को बड़ी तेज़ी से प्रोसेस करके तो वो प्रोसेस करके हमारे लिए निकाल सकते थे। अब जो नया कल वर्जन लॉन्च किया है सैम एल्टमैन ने, इट्स गोना बी अ गेम चेंजर। रीज़न, क्योंकि इसके अंदर टेक्स्ट, इसके अंदर ऑडियो, इसके अंदर इमेजेस, तीनों को आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। और आप देखें इससे फ़र्क क्या पड़ेगा। मिसाल के तौर पे इस नए वर्जन के ChatGPT के इस नए वर्जन में अगर आप इसको एक इमेज दिखाते हैं तो ये सिर्फ इमेज को नहीं देखता, उस तस्वीर को नहीं देखता, उसके अंदर ये सेंटीमेंट्स को देखता है। ये बता देता है कि जो बंदा उसके अंदर इमेज में नज़र आ रहा है वो खुश है या सैड है। आप सोचें, अगर कोई इंसान ब्लाइंड है, कोई विजुअल इम्पेयरमेंट वाला बंदा है, आप इसके पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ साइड्स आप देख सकते हैं, तो उसको ये बताएगा कि हाउ पीपल फील इन दैट पर्टिकुलर इमेज। एंड जो न्यू वर्जन है वो इमोशंस को भी इमोशंस को, सेंटिमेंट्स को स्टडी करता है। तो exactly. लेकिन कंटेंट बनाने वाले जो हैं, जब हम उनकी बात करते हैं, खासतौर पे जो स्टोरी टेलिंग का फन है, वो कैसे मुतासर होगा इससे? आप देखें, क्रिएटिविटी हमेशा से ह्यूमन बीइंग के पास रही है, लेकिन फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस
ने क्रिएटिविटी को भी, जो ह्यूमन क्रिएटिविटी को भी चैलेंज किया है। एट द सेम टाइम उसने न्यू क्रिएटिविटी शुरू की है। आपको याद होगा कि हॉलीवुड में एक टाइम पे बहुत बड़ी स्ट्राइक्स होना शुरू हुई। रीज़न ये थी कि जो कंटेंट क्रिएटर थे उन्हें अपनी जॉब्स थ्रेटन नज़र आई कि अगर एआई क्रिएट करना शुरू कर दे, एआई स्टोरी राइटिंग करना शुरू कर दे तो उनकी जॉब्स खतरे में होंगी। तो बेसिकली मेरे ख्याल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगर तो ह्यूमन बीइंग के साथ एज अ पार्टनर काम करता रहे, अगर हम इसको एथिकल यूज़ में रखें तो ये बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। लेकिन अगर हम इसको बिल्कुल खुला छोड़ दें तो इसमें देखें फिर डीप फेक का भी एक प्रॉब्लम आ जाता है डाउन द रोड, क्योंकि अगर हम इसको कंटेंट क्रिएशन में डीप फेक है, जंगों में इस्तेमाल है, मिलिटरीली किस तरह से इसको यूज़ किया जाएगा। तो गोल्डमैन सैक्स की जो हालिया रिपोर्ट है आपकी नज़र से भी गुजरी होगी, 300 मिलियन जॉब्स या 30 करोड़ नौकरियां उन्होंने कहा कि ख़त्म हो जाएंगी एआई के आने से। पाकिस्तान जैसे मुल्कों पे क्या असर पड़ेगा इसका, और किस हद तक पाकिस्तान पे असर पड़ेगा इसका? असद ये बहुत अच्छा सवाल है। एज अ प्रोफेसर मैं काफ़ी ज़्यादा इस एरिया में रिसर्च कर रहा हूँ। टू माई सरप्राइज़ एंड टू आवर ऑडियंस सरप्राइज़, पाकिस्तान में इस ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ के अगर आप हवाले से देखें, ग्लोबल नॉर्थ जिस नॉर्थ में जिसमें आप वेस्टर्न और इकोनॉमिक एम्पावर्ड कंट्रीज़ कह लें, और पाकिस्तान जिसको आप ग्लोबल साउथ में कह सकते हैं, वहाँ पे दो पर्सपेक्टिव्स बड़े डिफरेंट हैं। ग्लोबल नॉर्थ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को रिस्क और थ्रेट के पर्सपेक्टिव में देखा जा रहा है, जहाँ पे नौकरियाँ कम हो जाएंगी, लेकिन ग्लोबल साउथ में इसको एक अपॉर्चुनिटी के हवाले से देखा जाता है। पाकिस्तान में यंग जनरेशन्स, नए स्टूडेंट्स जो मुख्तलिफ मुल्कों में नहीं जा सकते लेकिन बहुत टैलेंटेड स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कंप्यूटर साइंसेस किया हुआ है या जो घर बैठ के काम कर सकते हैं, उनके लिए एआई और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मस्नूई ज़हानत नए डोर्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ खोल रहा है जॉब के। तो आप समझते हैं कि डिजिटल डिवाइड, जो कि बेसिकली एक साइड पे हमें ज़्यादा ऑप्शंस मिलती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर मिलता है, और ऐसे मुल्क जिस तरह से पाकिस्तान में है उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिलता, वो इस डिवाइड को ख़त्म करेगा? डेफिनेटली उस डिवाइड को ब्रिज करेगा, क्योंकि एजुकेशन पाकिस्तान में ऑलरेडी है, यूथ पाकिस्तान में बहुत है। एक आस्पेक्ट असद मैं इसमें ज़रूर बताना चाहता हूँ, जब हम एआई की बात करते हैं तो हमें ये जहन में रखना चाहिए कि दो तरह के एआई की बात हमें करनी चाहिए। एक है एम्बॉडेड वर्जन ऑफ एआई, एक है डिसएम्बॉडेड वर्जन ऑफ एआई। एम्बॉडेड वर्जन वो है जिसको रोबोट्स, जैसे टेस्ला इन्वेस्टमेंट कर रहा है, ह्यूमनाइड रोबोट्स और मशीन्स जो रिप्लेस कर लेंगी वर्कफोर्स। डिसएम्बॉडेड वर्जन वो है जो सॉफ्टवेयर की फॉर्म में है, जो हम नॉर्मली अपने फ़ोन पे यूज़ कर लेते हैं। वक्त की कमी है, क्विकली एक तो ये बताइए कि मस्नूई ज़हानत अब ऑफ कोर्स इट्स देयर, इट्स इन द मार्केट, अब किस तरह से कौन सी स्किल्स ऐसी डेवलप की जा सकती हैं, कौन से ऐसे काम किए जा सकते हैं कि आप इसका बेनिफिट ले सकें? द बेस्ट एडवाइस जो मैं अपने पाकिस्तान के ऑडियंस और आपके थ्रू सब ऑडियंसेस को दूंगा, नई जनरेशन को दूंगा, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग फ्यूचर है। जहाँ पे बहुत सारी जॉब्स ख़त्म हो रही हैं, वहाँ पे बहुत नई जॉब्स क्रिएट हो रही हैं। उनको जितनी ज़्यादा हो सके प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग और प्रॉम्प्ट स्किल्स हमारी यंगर जनरेशन को सिखाई जाए, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये एक बहुत बड़ी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी है। तो उसके लिए सोर्सेज अवेलेबल हैं पाकिस्तान जैसे मुल्कों में, या ऑनलाइन ऐसे ऑनलाइन अभी अवेलेबल हैं? इसीलिए मैं कह रहा था कि डिसएम्बॉडेड वर्जन जो है पाकिस्तान में ज़्यादा कामयाब है इस वक्त, क्योंकि पाकिस्तान जैसे मुल्क में अभी इतने रिसोर्सेज नहीं हैं कि वे एम्बॉडेड वर्जन्स को वो मार्केट में इंट्रोड्यूस कर सकें। लेकिन ऑनलाइन स्किल से पाकिस्तानी ऑडियंस बहुत ज़्यादा और हमारे स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा फ़ायदा ले सकते हैं। क्विकली 20 सेकंड्स मुझे ये बताइए, तहकीक और तालीम में कैसे बेहतरी आ सकती है? पहले तो बात यह है कि बहुत सारे प्रोफेसर्स परेशान हैं क्योंकि उनकी जॉब्स भी ख़तरे में हैं, ख़ासतौर पे कंप्यूटर इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंसेज में। लेकिन एट द सेम टाइम अगर हम अपने आप को अपडेटेड रखें, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग करें और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अपनी रिसर्च में इनकॉर्पोरेट करें, तो इट्स अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ अस। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर राउफ, आप हमारे साथ थे। इसी पे नाज़रीन ख़त्म करते हैं आज का व्यू 360। स्टे सेफ और पाकिस्तान और खित्ते समेत दुनिया भर की खबरों के लिए आप आ सकते हैं urduvoa.com पर, और ये सारा कंटेंट आपको हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी मिलेगा। अब तक के लिए इतना ही। असदुल्लाह खालिद को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।